से कुछ देर में दोबारा राब्ता करेंगे, दोबारा जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास वो जानने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान हमें सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शहजाद, एक तो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसील हासिल कर ली गई है, उससे मुतालिक जो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आई है उस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त हुकूमती और अपोजिशन के तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया। हम तो देख रहे हैं कि कल से मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल पहले हुकूमती वफ्द ने उनसे मुलाकात की, फिर पीपल्स पार्टी ने भी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की, और मिक्स इतलात आ रही हैं कि फजल रहमान साहब जो है वो हुकूमत की कुछ जो आईनी तरमीमी है उससे इतफाक करते हैं और उनसे मान गए हैं, कुछ पे उनके एतराज़ात थे। तो अब देखते हैं कि हतमी तौर पर उनकी तरफ से क्या फैसला होता है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला है जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, जिसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जुडिशल पैकेज जो हम लेकर आ रहे हैं, ये इस्लाहात जो है जुडिशरी की जो वर्किंग है उसको मजीद बेहतर बनाएगी। और यही मेरे ख्याल से सवाल इस वक्त सबसे अहम है कि जो इस वक्त तरामीम की जा रही हैं उसका मकसद क्या है। क्या उससे आप अदलिया को मजीद मजबूत करेंगे, मजीद आज़ाद करेंगे, या अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि इस्लाहात से अदलिया की जो वर्किंग है, आज़ादी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो मजीद मजबूत होंगी, तो फिर ये सारा जो प्रोसेस है इसको इतना ज्यादा खुफिया क्यों रखा गया है। अभी याज अकबर हमें जराए से बता रहे थे कि जो इसका मुसवदा है उसमें क्या क्या शिक मौजूद है, लेकिन अगर आप कल भी देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ये कहते रहे कि जो ड्राफ्ट है इस अमेंडमेंट का वो हमसे शेयर कर लें, किसी के पास नहीं था। आज जब ये पूछा गया इसहाक डार साहब से जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। लॉ मिनिस्टर से फिर रिपोर्टर्स ने आज असेंबली की राहदारी में पूछा, उन्होंने भी कोई इस पर जवाब नहीं दिया। तो जब आप एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं जो आप कहते हैं कि इससे पार्लियामान भी मजबूत होगी, इससे अदलिया भी मजबूत होगी, उनकी आज़ादी पे कोई कदगन नहीं लगेगी, तो फिर वजह क्या है, इसको इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्यूमेंट पब्लिक होता, अवाम मीडिया पे इस पे राय दी जाती, जो कमिटीज हैं रेलिवेंट वो इस पे डिस्कशन करती, एक खैर हासिल गुफ्तगू होती और फिर ये पार्लियामेंट में टेबल करते आप और उसको नंबर के जरिए पास करवा लेते। लेकिन जब एक चीज को इतना खुफिया रखा जाए कि जो लॉ मिनिस्टर है वो बताने को तैयार नहीं है, जो हुकूमती वुज़रा है वो बताने को तैयार नहीं है, बल्कि कुछ वुज़रा तो 2 दिन पहले तक लाइल थे कि इसमें है क्या। तो जब भी आप इस तरीके से कोई चीज को खुफिया रखेंगे तो फिर इससे सवालात पैदा होते हैं और ऐसा ही तासुर जाता है, ये तासुर मजबूत होता है कि शायद ये हुकूमत अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है, किसी फर्द वाहिद को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है, या किसी को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये तासुर मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। शायद वो नंबर्स के एतबार से इसको शॉर्ट टर्म में जरूर मंजूर करवा लें, लेकिन फिर इसके रिपरकशंस होंगे, इससे कोई पार्लियामान मजबूत नहीं होगी बल्कि उस पर सवालात मजीद उठेंगे। तो मुझे जो मेरे सामने भी जब डॉक्यूमेंट आएगा, क्योंकि अभी तो हमारे सामने आईनी शिकें मौजूद हैं कि उसमें किन किन शिकों में तरमीम कर रहे हैं, क्या तरमीम कर रहे हैं, मैकेनिज्म क्या होगा, ये अभी तक हमारे सामने वाजे नहीं है, तो उस पर कोई खुल के बात नहीं हो सकती। स्पेकुलेशन बहुत सारी है, वो 7-8 किस्म की है। पहले ये बात आई कि शायद जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 से 68 किया जाएगा। फिर ये बात सामने आई कि एक पूल ऑफ जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म किया जाएगा। इसके फवाइद क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा, क्या हुकूमत ये तय करेगी कि कौन चीफ जस्टिस होगा, या जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उस तरीके का कोई फोरम होगा जो इसको करेगा। ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हमारे सामने। जो आईनी अदालत है उसका चले एक रोल तो हमें समझ आता है कि जो आईनी मामला है वो वहां पे जाएंगे, लेकिन उसकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके तरीकेकार क्या होगा, उसकी सारी डिटेल्स ये अब तक हमारे सामने नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी, तो उस पर ज्यादा सेर हासिल गुफ्तगू हो सकती थी। और शहजाद, नंबर गेम की भी अभी बहुत बात हो रही है। यकीनन ये तो आईनी मामलात और जो इस वक्त सियासी एक मामला है मौलाना फजल रहमान को मनाने का, इस पर आपकी JUIF के रहनुमाओं से बात हुई हो या आपके जराए क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमती वफ्द ने मौलाना को घेरा हुआ है, और जब भी मौलाना की रिहाइशगाह पर PTI वफ्द जाता है तो पहले से कहीं ना कहीं हुकूमती वफ्द मौजूद होता है, तो हुकूमती कोशिशें भरपूर तरीके से जा रही हैं मौलाना को मनाने के लिए? जी बिल्कुल जारी है। और इसका सिलसिला आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब वजीर आजम भी मिलने गए और उनके हमरा वजीर दाखिला थे मोहसिन नकवी साहब, सदर पाकिस्तान भी गए, उनके हमरा भी मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। तो उसका मतलब आप ये समझ लें कि कोई 2 फरीक नहीं गए थे,
3 फरीक जो है उनके पास ये दरख्वास्त लेके गए थे। एक तो हुकूमत में आने की पेशकश भी की थी और दूसरा बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इस अमेंडमेंट के हवाले से उनकी सपोर्ट भी हासिल करना चाह रहे थे। फजल रहमान साहब पहले इलेक्शन के बाद से जो बात करते हुए आए हैं कि हम इस असेंबली को तस्लीम नहीं करते, इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, उस पोजीशन से तो वो पीछे हटे हैं पिछले कुछ दिनों में। और असेंबली के फ्लोर पे भी उन्होंने कहा कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्म 45 से आए, फॉर्म 47 से आए, यही एक डिफेक्टो असेंबली है, इसको सबने कबूल करना है और अगर कोई तरमीम, कोई कानून मफाद में होगा तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमें लगेगा कि वो मफाद में नहीं है तो हम उसको फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पीटीआई से भी उनकी गुफ्तगू हुई थी कि हम जो भी कानून साजी का अमल होगा उसमें हम आपसे भी मुशावरत करेंगे, लाएमत तय करेंगे। तो जो फजल रहमान साहब की एक पोजीशन में लचक आई है, हुकूमत से मिल भी रहे हैं, जो कि पहले इलेक्शन के बाद नहीं कर रहे थे। 8 फरवरी के बाद उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी कि ना वो हुकूमत को मानते हैं ना जाली पार्लियामेंट को मानते हैं। क्योंकि अब वो उस पोजीशन से पीछे हटे हैं, इंगेज कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि माजी को देखते हुए तो वो हमेशा हुकूमतों से करीब रहे हैं। तो मुझे अभी तक नहीं पता कि उन्होंने क्या हतमी फैसला किया, बट माजी के करीब में देखें, माजी में देखें तो उनका जो वोट है या जो उनका बैलेंस है वो टिल्ट करता है उन पार्टीज की तरफ जो कि हुकूमत का हिस्सा होती है। और वैसे हिस्टोरिकली पीएमएलएन के साथ वो पीडीएम हुकूमत में भी थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, तो ये ज्यादा मुमकिन है कि उनका झुकाव उस तरफ हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो शदीद मुखालिफ रही है फजल रहमान साहब की, उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल जुदा रही है। अब कुछ एंगेजमेंट्स हुई हैं लेकिन इस अहम मामले पे जहाँ पे हुकूमत रियासत एक पेज पे लगती है उस पर फजल रहमान साहब उसके मुखालिफ जाके वोट दें, इसके इम्कानात मुझे थोड़े कम नजर आते हैं। और शहजाद, आप क्या समझते हैं कि जैसे पीटीआई तो अभी तक उनका इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम है जो कि ला रही है हुकूमत, और आज अता तारड़ ने कहा है कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए कोई कानून साजी नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई ज़राए से या पीटीआई रहनुमाओं से जो आपकी बात हुई हो, पीटीआई पुरुमीद है कि वो मौलाना को मना लेगी? क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा आज? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं नीलम। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स अगर ना हो, 2 या 3 रहनुमा ना मिले हुकूमत के साथ, इस अमेंडमेंट को पास नहीं करवाया जा सकता। अगर फजल रहमान के नंबर्स आप शामिल कर भी लें, 213 इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है लेकिन उसमें स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता तो 212 हो जाता है। 8 फजल रहमान साहब के हैं तो 220 हो जाते हैं। मेंगल साहब का एक वोट भी आ जाए तो 221 हो जाते हैं, फिर भी 3 वोटों की जरूरत होगी। और कल से मेंगल साहब ने, बीएनपी मेंगल ने अभी हिमायत ना करने का भी ऐलान कर दिया, तो टफ हो गया। किया हुआ है कि 2000 अफराद को जो है, जो मिसिंग पर्सन है, उनको अगर रिहा किया जाए तो फिर इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अज्यूम करूं कि उनका वोट मिल भी जाए हुकूमत को तो 221 होंगे, तो बाकी 3 वोट कहां से आएंगे? 63A की तशरीह जो इस वक्त मौजूद है उसमें डिफेक्शन तो नहीं हो सकती, यानी कि अगर कोई पीटीआई का शख्स वोट देगा भी तो उसका वोट नहीं गिना जाएगा। तो फिर हुकूमत ये नंबर कैसे पूरे करने का दावा कर रही है? अब इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ इतना कल पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से ये कहा गया कि हमारे 3 लोग इस वक्त लापता है और उन पर जोर जबरदस्ती की जा रही है कि वो हुकूमती तरमीम को वोट करें। तो क्या हुकूमत ये रास्ता अडॉप्ट करेगी कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनसे वोट लें और फिलहाल वो वोट गिन लिया जाए, बाद में देखें कि अदालत में क्या होता है? क्योंकि इस वक्त स्पीकर के हाथ में है कि किस वोट को वो रिजेक्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन्होंने मुनर्रिफ वोट एक्सेप्ट भी कर लिया तो फिर पार्लियामेंट तो कुछ नहीं कर सकती, पीटीआई तो कुछ नहीं कर सकती। ख्वाजा आसिफ ने तो वैसे शहजाद ये कहा है कि जो मजीद ये 5 या 3 वोट पड़ेंगे वो आईन और कानून के मुताबिक पड़ेंगे। जी, तो फिर ये दूसरा ऑप्शन ही हो सकता है। अगर पीटीआई के लोग नहीं है तो इस वक्त 8 ऐसे, मैं 41 लोगों की बात नहीं कर रहा जिसके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, 8 ऐसे मेंबरान हैं इस असेंबली में जो कि आजाद हैं, जिसमें से 6 वो हैं जो पीटीआई के सपोर्ट से बने थे, जिसमें उमर अयूब जैसे लोग भी हैं, जिसमें गौहर अली खान भी हैं, अली असगर हैं पीटीआई के, ये तमाम लोग हैं, असलम घुमन साहब हैं, ये पीटीआई की सपोर्ट से बने थे। लेकिन इन 8 में से 2 ऐसे हैं जो कि जेन्युइनली आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे, उनको पीटीआई की सपोर्ट नहीं थी। और उनमें ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब एक हैं जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, और एक मुबारक देव साहब हैं जिनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या वो वोट देंगे या नहीं देंगे। उनके भाई तो बहरहाल पीटीआई में थे लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। तो ये 2 अगर चले जाते हैं तो 221 से 223 हो जाएंगे, फिर 1 वोट की जरूरत होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि शहजाद ये भी खबरें हैं कि पीटीआई के 5 अरकान हैं जिन्होंने बैरिस्टर गौहर को सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया अब तक। इन 41 लोगों में से अगर हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, ये भी स्पेकुलेशन चलती रही है। और कल हमने नाम पूछने की भी कोशिश की अली जफर साहब से कि महबूब सुल्तान साहब का नाम आ रहा है, रियाज फतियाना साहब का नाम आ रहा है, एक आरिफ मुबीन साहब का नाम आ रहा है कि वो 41
लोगों में से ये 3 लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाए। तो अगर ये नहीं जमा करवाए तो वो भी आजाद होंगे, लेकिन उस पर पीटीआई मिक्स ओपिनियन दे रही है। कल अली जफर साहब ने कहा कि उनकी नॉलेज के मुताबिक 41 लोगों ने सर्टिफिकेट जमा करवाए। इवन जो इलेक्शन कमीशन ने जब ये सुप्रीम कोर्ट से इस पे मुशावरत मांगी थी तो उन्होंने अपने उस लेटर में यही लिखा था कि 41 लोगों ने अपनी पार्टी एफिलिएशन तो साबित कर दी है, लेकिन पार्टी सर्टिफिकेट कौन देगा ये क्लैरिटी नहीं है। तो अब पता नहीं 41 में से कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किए जमा सर्टिफिकेट, ये अभी तक सराय से खबरें आ रही हैं, हत्ती तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन्होंने नहीं कराए वो भी आजाद है वोट देने के लिए। और जैसे मैंने कहा ये 8 लोग, ये 41 के अलावा है 8 मेंबरान, ये भी आजाद है वोट देने के लिए। इसमें से 5-6 तो बहुत ज्यादा लॉयल है पीटीआई के, वो नहीं लगता कि अपना वोट कहीं और देंगे, लेकिन बाकी जो 2-3 है उनके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, वो फिर हुकूमत को वोट दे सकते हैं। लेकिन फिर आप देखें कि दूसरी तरफ ये 63A की तशरीह के हवाले से भी बड़ी बहस चल रही है कि उसको भी चेंज करना है, और ऑब्वियसली अगर वो भी एक आईनी अमेंडमेंट है उसको तब्दील करने के लिए भी नंबर्स जो है वो चाहिए होंगे। अली जफर साहब से कल हमने पूछा कि इनमें से चले कुछ बातों पर तो एतराज हो सकता है कि फर्द वाहिद के लिए, मिसाल के तौर पर अगर एज को आप 65 से 68 करते हैं, जो कि जिसपे शायद अब तक कंसेंसस नहीं हुआ है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब उसके हक में नहीं थे कि किसी को एक्सटेंशन मिली जाए, लेकिन अगर इस तरह की कोई शिक आती है तो फिर ऑब्वियसली उसके जो सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 1 महीना रह गया है और फिर उनको 3 साल मजीद मिल जाएंगे बतौर चीफ जस्टिस। बाकी जजेस के हवाले से ये फायदा होगा कि उनकी भी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से बढ़ जाएगी अगर एज को 68 कर दिया जाता है, लेकिन जो भी चीफ जस्टिस बनना है जिनका दौरानिया वो तब्दील नहीं होगा, तो वो बेनिफिट सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा को साहब को मिलेगा कि उनका जो दौरानिया बतौर चीफ जस्टिस है वो मजीद 3 साल बढ़ जाएगा। तो कल जब अली जफर साहब से हम ये बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर ये हमारे साथ शेयर करते और नेक नियति से शेयर करते तो शायद कुछ ऐसे मामला हैं जिसपे हम भी गौर करते कि ये जुडिशरी की इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि किसी के सामने है ही नहीं तो फिर पीटीआई भी उनकी नीयत पे शक कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये लाजमी था, अमेंडमेंट्स आती रहती है, चीजें इवॉल्व होती रहती है, लेकिन इसको इतना सीक्रेट बनाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा एक और मैं बात करूं, ये जो इस वक्त एक मामला चल रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म करके, जो कि आर्टिकल 175A का सेक्शन 3 है, उसको खत्म करके पूल ऑफ जजेस में से हुकूमत जो है फिर वो चूज करेगी कि कौन होगा चीफ जस्टिस। अब इस हवाले से पहले तो हुकूमत कह रही थी नहीं एक कमेटी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये तहदीदी इख्तियार वजीर आजम और हुकूमत का होगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, तो फिर इसका मतलब जो पहले 90 की दिहाई में मामला थे वो फिर शुरू हो जाएंगे और उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सज्जाद अली शाह को उस वक्त चीफ जस्टिस अपॉइंट किया था, सुपरसीड करके किया था, और एक कंट्रोवर्सी थी कि अपना एक मनपसंद शख्स को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कानूनी जंग होती रही पूरा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको बरतरफ भी किया, उनका जो नोटिफिकेशन था चीफ जस्टिस बनने का उसी को जो है कलअदम करार दे दिया गया था आगे जाकर। तो अब भी अगर हुकूमत चूज करेगी तो मैं सिर्फ ये लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ मुबश्शिर कि जो भी 4-5 टॉप जजेस होंगे, ये गालिब इम्कान है कि वो फिर इसी किस्म के फैसले कर रहे हो जो कि हुकूमत को फेवर करते हो, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र आएगी तो हम उस टॉप 5 में होंगे और हमारे जो फैसले होंगे उसकी बुनियाद पे शायद हमें चीफ जस्टिस बनने का मौका मिले। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आमतौर पर ये जजेस के हवाले से ऑब्वियसली हम इस तरह की राय नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो पोलराइजेशन है और पिछले चंद सालों से 7-8 सालों से जुडिशरी का बाकायदा एक रोल नजर आ रहा है 2017-18 ऑनवर्ड। आप देखें सियासत से, मतलब सियासत को जुदा, जुडिशरी को सियासत से जुदा करके नहीं देखा गया है, चाहे वो पनामा केसेस के मामला हो, पंजाब असेंबली के मामला हो, दीगर मामला हो, सिंबल का फैसला हो, तो फिर क्या होगा? ये सारा इख्तियार हुकूमत के पास होगा कि टॉप 5 में से वो किसको बनाते हैं। तो यहाँ तो आपने देखा है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब कोई फैसला देते हैं जो पीटीआई के खिलाफ जाता है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती है, कुछ फैसले पीएमएलएन के खिलाफ चले जाते हैं तो फिर जलसों में तकारीर होती हैं, उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं वहां पे। तो ये माहौल रहा है हमारी सियासत का और हमारी जुडिशरी का पिछले कुछ सालों में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इख्तियार वजीर आजम का होगा, काबीना का होगा कि उन्होंने अगला चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है, तो वो फैसला 100% मेरिट पर होगा या फैसला जानिबदारी पर होगा? क्या आपको लगता है कि इस माहौल में कोई ऐसे जज जो कि 2 या 3 फैसले हुकूमत के खिलाफ दे चुके हैं, हुकूमत उनको फिर भी अपॉइंट करेगी एज अ चीफ जस्टिस? मुझे तो नहीं लगता कि इन सियासी हालात में ऐसा हो सकता है। या कोई ऐसा जज जो कि मुखालफिन के खिलाफ, हुकूमत के मुखालफिन के खिलाफ फैसले देते हुए आए, तो वो फिर ऑब्वियसली हुकूमत के लिए ज्यादा सूट करेगा। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कितनी मुतासिर होगी इस फैसले से ये देखना है। और अगर ये करना ही आपने
कि आप टॉप 5 जजेस सीनियरिटी प्रिंसिपल खत्म करके टॉप 5 जजेस का एक पूल बनाएंगे, उसमें से किसी एक को चुनना है, तो बेहतर है। इसके लिए फिर मैकेनिज्म जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, उसमें फिर हुकूमत के लोग भी हो सकते हैं, उसमें ऑपोजिशन के लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी बात की जा रही है कि जो जुडिशल कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी है, उसको एक कर दिया जाएगा। इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो तो फिर भी मेरे ख्याल से वो ज्यादा काबिल कबूल होगा। फर्ज वाहिद की अगर चॉइस होगी तो मेरे ख्याल से इस सियासी माहौल में जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, ये मामला बहुत मुतनाज़ा हो सकता है। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब जियो न्यूज़ को वक्त दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से पहले आज विफाकी काबीना